सब्सक्राइब कीजिए लॉजिकल विंडो चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लॉजिकल विंडो यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आरिफ। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि 17 अगस्त से रेलवे ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है वो स्टार्ट होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों उसी के रिलेटेड बात करेंगे हम लोग, क्योंकि इस वीडियो में दोस्तों मैं कुछ ऐसी चीज़ बताऊँगा आप लोगों को इस ग्रुप डी एग्ज़ाम रिलेटेड कि इन सारी चीज़ को आपको दोस्तों एग्ज़ाम देने से पहले, एग्ज़ाम देने के टाइम पे और एग्ज़ाम देने के बाद आपको ध्यान में रखना चाहिए इस सारी चीज़। और इन सारी चीज़ों में दोस्तों कुछ पॉइंट तो इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर उन सारी चीज़ को आप फॉलो नहीं करते हैं तो शायद सीबीटी एग्ज़ाम और पीईटी एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद भी आपको नौकरी नहीं भी मिल सकता है, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको शायद बात दिया जा सकता है अगर इन सारी चीज़ को आप फॉलो नहीं करते तो दोस्तों जो सो पॉइंट मैं बोलने वाला हूँ इस वीडियो में, तो वो सिर्फ ग्रुप डी एग्ज़ाम रिलेटेड नहीं बल्कि कोई भी ऑनलाइन एग्ज़ाम देने से पहले आपको ये सब सारी चीज़ ध्यान में रखना चाहिए। तो ये जो वीडियो है दोस्तों बहुत यूज़फुल वीडियो होने वाला है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। और इस वीडियो का अगर अच्छे लगे तो लाइक शेयर और कमेंट कर देना, और अगर इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं एडमिट कार्ड के बारे में। तो कैंडिडेट्स, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे करते हैं कि एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उसमें सिर्फ एग्ज़ाम डेट, एग्ज़ाम टाइम और एग्ज़ाम प्लेस देखते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं देखते हैं उस एडमिट कार्ड में। तो वो दोस्तों ये बहुत ही गलत है, क्योंकि उस एडमिट कार्ड में दोस्तों जो इंस्ट्रक्शन है वो भी आपको फॉलो करना है। तो एक एक्स्ट्रा पेज रहता है इंस्ट्रक्शन पेज, तो वो पेज आपको ध्यान से पढ़ना है, हर एक पॉइंट को पढ़ना है और सारी चीज़ आपको फॉलो करना है, क्योंकि उस पेज में बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दिया जाता है जो कि बहुत ही खास है और इन सारी चीज़ को आपको फॉलो करना है। और उसमें ये भी मेंशन किया जाता है कि आप कौन कौन सी चीज़ एग्ज़ाम हॉल में ले जा सकते हैं और कौन कौन सी चीज़ एग्ज़ाम हॉल में नहीं ले जा सकते हैं। तो मेरा दूसरा पॉइंट इसी के रिलेटेड है। और दोस्तों ये जो एडमिट कार्ड है इसका 2 पार्ट रहता है। तो एग्ज़ाम के बाद एक पार्ट ऑफिस यूज़ के लिए रख लिया जाता है और एक पार्ट आपको वापस कर दिया जाता है, एक पार्ट। तो बीच में इस पार्ट को आप अलग कर सकते हैं, मगर घर पे अलग मत कीजिए, तो एग्ज़ाम देने का टाइम ही वहाँ पे अलग कीजिए। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अब आता है दोस्तों दूसरा पॉइंट पे, जो कि है आप कौन कौन सी चीज़ एग्ज़ाम हॉल में लेके जा सकते हैं और कौन कौन सी चीज़ नहीं ले जा सकते हैं। तो यहाँ पे एक बात मेंशन कर दूँ कि मेटालिक चीज़ एकदम बिल्कुल आप एग्ज़ाम हॉल पे नहीं ले जा सकते, चाहे वो अंगूठी हो, हाथ का बाला हो या फिर चेन हो या फिर कॉइन हो, कोई भी चीज़ एग्ज़ाम हॉल के अंदर नहीं ले जा सकते आप। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं जब दोस्तों 2018 में एग्ज़ाम दिया था तो मेरा डेट में एक कैंडिडेट ऐसा था कि उसके हाथ में कड़ा था एक, और वो जो कड़ा था वो बहुत दिन से पहन रहा था वो, तो उस टाइम पे वो उतार नहीं सकता था, बहुत ही टाइट था वो। तो एग्ज़ाम हॉल में उसको एंट्री नहीं करने दिया, बाद में शायद बाहर जाके वो काट के वो उतार के आया, उसके बाद ही उसको एग्ज़ाम हॉल में एंटर करने दिया। तो दोस्तों अगर आप बहुत दिन से एक कोई अंगूठी या फिर कड़ा पहन रहे हैं, तो अगर वो नहीं उतर रहा है तो एग्ज़ाम हॉल देने से पहले उसको उतार के जाइए घर से, नहीं तो वहाँ पे जाके प्रॉब्लम हो सकता है और शायद आपको एग्ज़ाम हॉल में एंट्री नहीं भी करने देगा शायद वहाँ पे। तो दोस्तों ये 2 बेसिक चीज़ है जो कि आपको एग्ज़ाम देने से पहले आपको ध्यान में रखना चाहिए। आप दोस्तों बात करते हैं एग्ज़ाम देने के टाइम आपको क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए। तो एग्ज़ाम हॉल में एंटर करने के बाद दोस्तों आपको लैब नंबर दिया जाता है कि कौन सा रोल नंबर कौन सा लैब में एग्ज़ाम होगा। तो लैब में एंटर करने के बाद दोस्तों सबसे पहले होता है बायोमेट्रिक। तो वहाँ पर सबसे पहले आपका फ़ोटो खींचा जाता है और उसके बाद दोस्तों आपका जो फिंगरप्रिंट है उसको स्कैन किया जाता है। तो ये जो दोस्तों फिंगरप्रिंट स्कैन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही खास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कि इसका इंपॉर्टेंट कितना है ये मैं आप लोगों को बाद में बताऊँगा। तो यहाँ पे दोस्तों बहुत सारी कैंडिडेट का ऐसा प्रॉब्लम होता है कि उसका फिंगरप्रिंट नहीं आता है, शायद किसी भी वजह से अगर आपका फिंगरप्रिंट मिट गया है हाथ का, तो वहाँ पे दिक्कत हो सकता है। तो आप एक काम कर सकते हैं, अभी आपका फिंगरप्रिंट चेक कर सकते हैं कि आपका फिंगरप्रिंट विजिबल है कि नहीं। तो अगर आपका फिंगरप्रिंट उतना विजिबल नहीं है तो आप कुछ काम कर सकते हैं। मान लीजिए जैसे कि कोई भी काम हो जैसे जिसमें आपका उंगली ज़्यादा घिसता है, तो वो काम आप अवॉइड कर सकते हैं इसी टाइम से। और अगर आप चाहे तो ग्लव्स भी पहन सकते हैं जब तक ना आपका एग्ज़ाम हो जाए, क्योंकि ये अगर फिंगरप्रिंट अच्छी तरह से ना आए तो बाद में जाकर प्रॉब्लम हो सकता है दोस्तों। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना चाहिए दोस्तों। ये जो बायोमेट्रिक है यानी कि फिंगरप्रिंट स्कैन है, ये सीबीटी एग्ज़ाम अगर क्लियर कर जाए आप, तो आप जब पीईटी यानी कि मार्ट देंगे तो वहाँ पर भी ये बायोमेट्रिक होगा यानी कि फिंगरप्रिंट स्कैन होगा। और दोनों को अगर सिलेक्शन हो जाए, दोनों अगर आप पास किया जाए
तो आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उससे पहले भी आपका बायोमेट्रिक होगा, तो वहाँ पे आपको चेक किया जाएगा कि उस टाइम के आपका जो फिंगरप्रिंट है वो इस CBT और PET की फिंगरप्रिंट से मैच कर रहा है कि नहीं, ये देखा जाएगा। तो अगर आपका फिंगरप्रिंट मैच नहीं करते तो वहाँ पे आपका बहुत सारी प्रॉब्लम होगा। तो लास्ट टाइम हम लोग जब एग्ज़ाम दिए थे और DV दिए थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जिनका ये जो बायोमेट्रिक है वो मिसमैच हुआ था और उनमें से बहुत सारे कैंडिडेट को जॉब भी नहीं मिला। तो ये बहुत ही खास बात है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो दोस्तों बायोमेट्रिक कंप्लीट हो जाने के बाद सभी आपने अपने कंप्यूटर के सामने बैठता है एग्ज़ाम के लिए। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो एडमिट होता है उसका 2 पार्ट होता है। तो वहाँ पे आपका सिग्नेचर करना है, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन या फिर राइट थंब इम्प्रेशन देना है, और वहाँ पे एक जो डिक्लेरेशन है वो लिखना पड़ता है, यानी कि पैराग्राफ टाइप एक लिखना पड़ता है जो कि आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे आएगा, वहाँ पे एडमिट पे लिखना होगा। तो ये 3 चीज़ दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है फिंगरप्रिंट के बाद ये जो आपका सिग्नेचर है, लेफ्ट थंब या फिर राइट थंब इम्प्रेशन और ये जो हैंड राइटिंग, ये तीनों बहुत ही खास है। तो ये आपको ध्यान से करना है। आपका जो रनिंग हैंड राइटिंग है उसी से आपको सिग्नेचर करना है, और आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि आप फॉर्म फिलअप के टाइम पे जो सिग्नेचर किए थे वही सेम सिग्नेचर यहाँ पे होना चाहिए। और दोस्तों जब थंब इम्प्रेशन आप देंगे लेफ्ट थंब या फिर राइट थंब, तो ये यहाँ पे इंक पैड रहेगा, इंक पैड से आपको जो उंगली है वहाँ से ये जो थंब इम्प्रेशन है ये लिया जाएगा। तो इस टाइम से आपको ध्यान से देना है, ये आपको नज़र में रखना है कि ये जो इंक है ये ओवरफ्लो ना हो जाए और जो आपका जो फिंगरप्रिंट है वो अच्छे से विजिबल रहे। और दोस्तों लास्ट में आता है हैंड राइटिंग। तो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे एक पैराग्राफ जैसा आएगा और डिक्लेरेशन जैसा आएगा, तो उसको आपको सेम टू सेम आपका जो एडमिट कार्ड का लोअर पार्ट है वहाँ पे कॉपी करना है। और यहाँ पे लिखने के टाइम दोस्तों आपका जो रनिंग हैंड राइटिंग है उसी से लिखना है। आपको ये नहीं करना है कि ये हैंड राइटिंग बहुत सुंदर होना चाहिए और बहुत खास होना चाहिए, ऐसे बिल्कुल नहीं। आपका जो रनिंग हैंड राइटिंग है उसी से ये लिखना है। तो फिंगरप्रिंट के बाद दोस्तों ये लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, सिग्नेचर और ये जो हैंड राइटिंग है बहुत ही खास है। ये क्यों खास है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मान लीजिए दोस्तों आपका CBT और PET क्लियर हो गया है, तो उसके बाद होता है दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे सबसे पहले होता है बायोमेट्रिक। तो अगर बायोमेट्रिक आपका पास हो जाता है उसके बाद ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो दोस्तों मान लीजिए आपका बायोमेट्रिक मिसमैच होता है, यानी कि थंब इम्प्रेशन और फोटो सिग्नेचर कोई भी मिसमैच होता है, तो आपको दूसरा मौका दिया जाएगा। तो उस टाइम पे क्या होगा दोस्तों, आपका हैंड राइटिंग, थंब इम्प्रेशन और ये जो सिग्नेचर है ये आपका जो सैंपल है वो आपसे मांगा जाएगा। तो वो सैंपल आपको भेजा जाएगा दोस्तों एक्सपर्ट के पास, फॉरेंसिक एक्सपर्ट के पास। वो ये जो सैंपल है तीनों का सैंपल वो भेजा जाएगा। तो जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट है वो आपको जो हैंड राइटिंग, थंब इम्प्रेशन और ये जो सिग्नेचर है वो मैच करेगा। जो आप CBT की टाइम पे जो लोअर पार्ट था उसमें जो थंब इम्प्रेशन, सिग्नेचर और हैंड राइटिंग है उससे मैच करेगा ये फॉरेंसिक टिप। अगर ये दोनों मैच कर जाए तो ही आपको DV होगा, नहीं तो आपको कैंसिल कर दिया जाएगा, आपको जॉब नहीं मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग क्लियरली देख सकते हैं फिंगरप्रिंट स्कैन के बाद आपका जो हैंड राइटिंग है वो और आपका सिग्नेचर और आपका जो लेफ्ट थंब इम्प्रेशन है या फिर राइट थंब इम्प्रेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों लास्ट टाइम जब एग्ज़ाम हुआ था और हम लोगों का जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था, तो उस टाइम पे दोस्तों टोटल 117 कैंडिडेट ऐसा था जिसका ये जो बायोमेट्रिक है वो मिसमैच हुआ था। तो ये सिर्फ दोस्तों मैं ईस्टर्न रेलवे की बात कर रहा हूँ, दूसरा जोन में भी बहुत सारे ऐसे केस है। तो उस टाइम पे दोस्तों यहाँ पे 117 कैंडिडेट का बायोमेट्रिक मिसमैच हुआ था। तो उन सभी कैंडिडेट को दूसरा मौका दिया गया। तो सभी कैंडिडेट से हैंड राइटिंग, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और ये जो सिग्नेचर है उसका सैंपल मांगा गया। तो उनमें से टोटल 283 कैंडिडेट ने ये जो सैंपल है ये सबमिट किया था। तो इन सभी कैंडिडेट का जो सैंपल है वो भेजा गया था दोस्तों फॉरेंसिक टीम के पास, और पे हैंड राइटिंग और फिंगरप्रिंट जो एक्सपर्ट है वो सब चेक करता है। और दोस्तों जब फॉरेंसिक रिपोर्ट आया तो वहाँ पे देखा गया 52 कैंडिडेट जो है उसका जो मैच हुआ था, फिंगरप्रिंट, थंब इम्प्रेशन और ये जो हैंड राइटिंग है वो मैच हुआ था। और 26 कैंडिडेट ऐसा था जिसका मैच नहीं हुआ था दोस्तों। तो वो सभी 26 कैंडिडेट को रिजेक्ट कर दिया गया और उनका DV नहीं हुआ। और दोस्तों 5 कैंडिडेट ऐसा था जिसका सैंपल उतना अच्छा नहीं था, तो उनको भी रिजेक्ट कर दिया गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पहले ये जो बायोमेट्रिक है कितना इंपॉर्टेंट है। और ये जो बायोमेट्रिक होगा ये डिपेंड करेगा आपका CBT और PET के टाइम के जो बायोमेट्रिक हुआ था उस पर डिपेंड करेगा। तो हर एक स्टेज के बायोमेट्रिक बहुत ही खास है। तो यहाँ पे बायोमेट्रिक आपको ध्यान से देना है और हर एक चीज़ फॉलो करना है यहाँ पे। और दोस्तों एग्ज़ाम देने के टाइम और एक चीज़ ध्यान में रखना चाहिए आपको कि आपका जो एडमिट है उसके दोनों पार्ट में इन्विजिलेटर का जो साइन है वो रहना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। और एग्ज़ाम हॉल से निकलने से पहले आपका दोनों पार्ट कर दिया जाएगा वो एडमिट, और ऊपर का जो पार्ट है वो आपको वापस कर दिया जाएगा और नीचे का पार्ट वहाँ पे रख लिया जाएगा ऑफिस यूज़ के लिए। तो दोस्तों ये था वो सारी चीज़ जो कि आपको एग्ज़ाम देने के टाइम पे ध्यान में रखना चाहिए था। तो आप बात करते हैं एग्ज़ाम देने के बाद आपको कौन कौन सी चीज़ ध्यान में रखना चाहिए। तो एग्ज़ाम देने के बाद दोस्तों 2 चीज़ मेनली आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो सबसे पहला चीज़ है जो कि आपका जो एडमिट है उसका जो
ऊपर वाला हिस्सा आपको वापस कर दिया गया है, तो उसको आपको ध्यान से रखना चाहिए दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसा करते हैं कि एग्ज़ाम हो गया तो इसका कोई ज़रूरत नहीं, ऐसे बोल के उसको फेंक देता है या फिर ऐसे जगह छोड़ देता है कि आपको बाद में नहीं भी मिल सकता है। तो इस पार्ट को आपको ध्यान में रखना चाहिए, आपको ध्यान से रखना चाहिए इस पार्ट को, क्योंकि ये वाला पार्ट और अब जब पीईटी देंगे तो उस टाइम पे आपका एडमिट का लोअर वाला पार्ट आपको वापस कर दिया जाएगा। तो सीबीटी का ऊपर वाला पार्ट और पीईटी का नीचे वाला पार्ट, ये दोनों पार्ट आपको मांगा जाएगा डीबी के टाइम पे। तो आप जब डीबी देने जाएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देने जाएंगे, तो उसका जो एडमिट होगा वहाँ पे क्लियरली मेंशन किया जाएगा कि आपका जो सीबीटी और पीईटी का जो पोर्शन है, आपका वाला पोर्शन है जो, वो आपको पास साथ में ले जाना चाहिए वहाँ पे डीबी के टाइम पे। तो ये बहुत ही खास है, एक चीज़ हो गया। और दूसरी चीज़ दोस्तों, एग्ज़ाम के बाद आपका हमेशा आपका जो वेबसाइट है, आरआरबी का जो वेबसाइट है वो आपको फॉलो करना चाहिए। तो हर एक जोन का अलग अलग वेबसाइट रहता है, तो आप उस हिसाब से उस वेबसाइट को फॉलो कीजिए। जैसे कि हम लोग का यहाँ पे है RRCER, तो मैं एग्ज़ाम देने के बाद से उस वेबसाइट को फॉलो करता था, क्योंकि वहाँ पे एग्ज़ाम देने के बाद बहुत सारे नोटिफिकेशन आता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हर एक नोटिफिकेशन को आपको ध्यान से पढ़ना है, और पॉसिबल हो तो हर एक नोटिफिकेशन को दोस्तों आप डाउनलोड करके अपने मोबाइल पर रख सकते हैं, क्योंकि ये बाद में काम आएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो से इतना ही। अगर ये वीडियो का अच्छी और यूज़फुल लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और इस वीडियो को दोस्तों आपके दोस्त लोगों के साथ शेयर जरूर करना, ताकि उन लोगों की हेल्प हो जाए। और दोस्तों अगर आप कोई पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हैं। मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूँ और हर एक सवाल का आंसर देने की कोशिश करता हूँ। और अगर आप चाहें तो दोस्तों मेरा जो इंस्टाग्राम आईडी है वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। मैं हर एक मैसेज का रिप्लाई देता हूँ। तो मेरा जो इंस्टाग्राम हैंडल है वहाँ पर देख सकते हैं क्लियरली, वो है arif_mondol। तो ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, वहाँ पे जाकर आप फॉलो कीजिए और वहाँ पे आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं मुझे। तो दोस्तों आज इतना ही। तो 17 अगस्त से ये जो आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम है वो स्टार्ट होने वाला है। तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। तो इस एग्ज़ाम होने के बाद दोस्तों मैं बहुत सारे इस एग्ज़ाम रिलेटेड टॉपिक में वीडियो बनाऊंगा। तो उन सभी में सबसे पहले होगा जो नॉर्मलाइज लेके वीडियो होगा, नॉर्मलाइजेशन को लेके। उसके बाद दोस्तों जॉब प्रोफाइल, जैसे कि ग्रुप डी का जो पोस्ट होता है उसका जॉब प्रोफाइल कैसा होता है, इससे रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा। और भी खास वीडियो आने वाला है दोस्तों पीईटी के लिए। तो उन सभी वीडियोज़ 1 बाय 1 इसी चैनल पे आने वाला है। और इसके अलावा दोस्तों इंडियन रेलवे के रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियो भी है और इंटरेस्टिंग वीडियो भी इस चैनल पर आने वाला है। दोस्तों अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आज के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।